हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, ये हमारे कोर्स हाउ टू बिकम अ कंप्लीट अकाउंटेंट का लास्ट वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर 10 है, जिसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सो वीडियो का लास्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारे लिए नया क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अकाउंटेंट बनने के फ़ायदे और नुकसान, साथ में पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटिंग जॉब, पूरा इसका आपको कंक्लूजन मिलेगा कि कौन सी जॉब बेस्ट है और किसी, और लास्ट में मैं दूंगा अपनी एडवाइस फॉर बिकम एन एक्सपर्ट अकाउंटेंट। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बताना जरूरी है कि अभी तक इस कोर्स के अंदर हमने क्या सीखा। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑल अबाउट अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैली ERP9, ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। थर्ड वीडियो के अंदर हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंटिंग, ट्रेडिंग यूनिट की अकाउंटिंग करना सीखी थी, इन्वेंट्री वगैरह कैसे मैनेज किया था, यह सब सीखा था विद GST। फोर्थ वीडियो के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंटिंग सीखी थी विद GST। एंड फिफ्थ वीडियो में हमने सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग सीखी थी विद GST, डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड अकाउंटिंग इनवॉइस। सो ये तीनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से। जिन्होंने शुरुआती तौर पे अकाउंटिंग सीखनी थी उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देन हमने सिक्स वीडियो में GST रिटर्न, लाइव रिटर्न फाइल करना सीखा था, लाइव पेमेंट करना सीखा था। सेवन्थ वीडियो में हमने सीखा था बैलेंस शीट को कैसे फाइनल किया जाता है, ईयर एंड की एडजस्टमेंट की एंट्रीज कैसे की जाती है। एंड एट्थ वीडियो के अंदर हमने एक्सपर्ट लेवल पे डाटा मैनेजमेंट सीखा था, डाटा कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, बैकअप लेना सीखा था, रिस्टोर करना सीखा था, और भी डाटा को लेके काफ़ी सी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी थी एक्सपर्ट लेवल पे। एंड नाइन्थ वीडियो में हमने सीखा 10 यूजफुल वेबसाइट इन अकाउंटिंग जॉब, हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और 10 इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिससे कि आप काफ़ी ज्ञान ले सकते हैं। तो ये हमारी कहानी थी पूरे कोर्स की। और 10वां वीडियो जो हम सीख रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया अकाउंटेंट बनने के हमारे लिए फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि जो हम प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं उस प्रोफेशन में हमारे लिए फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके की जॉब है, क्या मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सो इसका कोई ये नहीं है कि बिल्कुल ये एकदम फिक्स है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला मैं समझता हूँ कि अकाउंटिंग जॉब के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपकी जॉब जो है दूसरी जॉब्स की अपेक्षा काफ़ी सिक्योर होती है। बिकॉज अकाउंटेंट जो होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल पर्सन होता है फर्म के अंदर, और एक व्यापारी भी अपने अकाउंटेंट को रोज़ चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है, जॉब बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि नौकरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली, नौकरी आपकी पक्की है। ये बात आपकी पक्की है कि अगर आप एक बार अकाउंटिंग में अगर अच्छा काम करना सीख गए तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहाँ से आपकी जॉब नहीं जाने वाली है। तो पहला जो, क्योंकि जब भी हम अपने करियर को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होती है अपनी जॉब को लेके अनसिक्योरनेस होती है। बाकी इस जॉब के अंदर, अकाउंटिंग की जॉब के अंदर आपकी जॉब पक्का जो है वो सेव रहती है काफ़ी हद तक, अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ पहला पॉइंट जो है वो है कि जॉब स्टेबिलिटी एंड सिक्योर जॉब। आपको ये पॉइंट कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है फेवरेबल अर्निंग और गुड सैलरी। अकाउंटिंग के अंदर आपकी अर्निंग में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। शुरुआत तौर पे 15,000 रुपये, और 15,000 से लेकर 50,000 तक आप अच्छे से आराम से कमा सकते हैं अगर आप किसी छोटी जगह पे भी काम कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो चैप्टर ही अलग है, जहाँ पे आप अकाउंट मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे हायर किए जा रहे हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज आप छोटी छोटी जगह पे भी काम करके, पार्ट टाइम काम करके भी, या छोटी छोटी जगहों पे काम करके भी आप शुरुआती तौर पे 15,000 रुपये और 50,000 पर मंथ तक ईजिली आप जो है वो अर्न कर सकते हो। सो यहाँ पर जो कमाई के साधन है वो काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी अच्छी कमाई आपकी हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि लॉ जॉब प्रेशर। अदर जॉब्स की अपेक्षा अकाउंटिंग की जॉब के अंदर आपके ऊपर प्रेशराइज बहुत कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि ये कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्केटिंग की जॉब नहीं करता भाई, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों को कह सकते हो कि मैं कोई मार्केटिंग की जॉब नहीं करता। मार्केटिंग की जॉब बेसिकली क्या होती है? टारगेट बेस होती है। तो यहाँ पर आपको कोई किसी तरीके का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं होता है। अपनी जो वर्किंग है, डे टू डे वर्किंग, वो आपको करनी है, किसी तरीके का आपको टारगेट बेस नहीं है जॉब। तो ओवरऑल प्रेशर कम होता है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस की बैकबोन होता है। तो आपको जो है अकाउंटेंट जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसकी बिजनेस की बैकबोन होता है, क्योंकि उसी को अपने बिजनेस के बारे में, उस मालिक से ज़्यादा भी उस अकाउंटेंट को उसके बारे में पता होता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो एक तरीके से बड़ा कॉन्फिडेंशियल पर्सन होता है अकाउंटेंट, उसकी काफ़ी एक अच्छी रेपुटेशन होती है फर्म के अंदर।
सो व्यापार की प्रॉपर एक रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम करता है। सो एक काफ़ी अच्छी जॉब आपको अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी अच्छी आपको रेपुटेशन मिलने वाली होती है। हाईली रेपुटेड जॉब होती है ये। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी रेपुटेशन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इस जॉब के अंदर आप में बॉस के साथ ही आपका उठना बैठना होता है, मतलब आपका काफ़ी कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑनर के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने से खाली सीनियर को आपको बस जवाब देने हैं, आपका उठना बैठना जो है वो बॉस के साथ है। तो काफ़ी हाईली रेपुटेड जॉब है ये। 6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब कम बिजनेस। देखिए, जब भी आप किसी बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट होते हैं तो उस बिजनेस के जितने भी लिंक होते हैं एक तरीके के वो आपके लिंक बन जाते हैं। उस बिजनेस के जितने लिंक है वो आपके लिंक बन जाते हैं, और लिंक बनने से ही बिजनेस जो है व्यवहार से ही बनता है। आपके जैसे जैसे लिंक बनते हैं वैसे वैसे आपकी जान पहचान होती है मार्केट में जान पहचान होती है, तो आपको और ज़्यादा बिजनेस मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये खाली जॉब नहीं है, ये एक तरीके से आपका बिजनेस है। आप काफ़ी हद तक बिजनेस के बारे में समझते हैं। अदर किसी जॉब के अंदर आप क्या उस जॉब तक ही सीमित रह जाते हैं, बट अकाउंटिंग के अंदर क्या है, आप उस पूरे बिजनेस के बारे में समझते हैं। बिजनेस आपको ये पता है आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या आ रहा है, तो आपको ये पता लगता है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने खर्चे हैं। आपको वहाँ पर ये पता है कि व्यापारी को किस किस तरीके के खर्चों से निकलना पड़ता है। तो एक तरीके से आप बिजनेसमैन की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। आप खाली वहाँ पर जॉब नहीं कर रहे होते, आप एक तरीके से बिजनेसमैन की तरह ही वहाँ पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप खाली वहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी जॉब करते हो मार्केटिंग वगैरह की, तो आप खाली उसी मार्केटिंग तक ही सीमित हो। पर इस बिजनेस के अंदर आप इस जॉब के अंदर, अकाउंटिंग की जॉब के अंदर क्या है कि आपके काफ़ी अच्छे लिंक बनते हैं। जो बिजनेसमैन के लिंक है एक तरीके से वही आपके लिंक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। 7th जो आप मेरे को लगता है इसमें जो एडवांटेज है अकाउंटिंग की जॉब के अंदर वो ये है कि लॉट्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, फुल टाइम भी काम कर सकते हो, लिंक बना के आप कुछ अल्टरनेट डेज पे भी काम कर सकते हो। ओवरऑल आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे जैसे आप अकाउंटिंग के फील्ड में पुराने होते जाते हो वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं। प्रेशर है नहीं आपके पास, आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी अर्निंग अच्छी है, आप व्यापार में आपकी एक रेपुटेशन है, आपका जो जॉब है वो खाली जॉब नहीं है, एक तरीके से बिजनेस की तरह वर्किंग कर रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगता है। तो ये मैंने बेनिफिट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हमारे पास अकाउंटिंग की जॉब में अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब हम चलते हैं, पहले तो हमारा ग्रीन निशान था, अब आ गए हम रेड जोन के अंदर। तो डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग करियर। अकाउंटिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो इसको भी हम 1 बाय 1 एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या मेरे पास डिसएडवांटेज होने वाले हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है मेरे पास वो है हाई मॉनेटरी रिस्क। सो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है आपके पास। कैसा रिस्क है यहाँ पे भैया? मॉनेटरी मतलब पैसे से संबंधित रिस्क है। क्यों है? क्योंकि व्यापार में सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेंट भाई साहब। अगर बिजनेस में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेंट भाई साहब। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज जो हमारे पास है वो है हाई मॉनेटरी रिस्क होता है जॉब के अंदर। आपको काफ़ी यहाँ पर जो है पैसे को लेके आपके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई कैशियर की जगह पे काम कर रहा है। ओवरऑल जितने भी, क्योंकि मॉनेटरी बेस्ड सारा बिजनेस है, तो ओवरऑल आपके पास हाई मॉनेटरी रिस्क होता है यहाँ पर। सेकंड नंबर पे जो मैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं फील करता हूँ, जो मेरे को अपना पर्सनली जो मेरा मानना है वो ये है कि यहाँ पर 8 से 10 घंटे का सिटिंग आवर्स होता है। आपको एक ही जगह पर बैठ के काम करना है। सो ओवरऑल आपका जो शरीर है वो काफ़ी मतलब आलसी हो जाता है, उसमें मूवमेंट ही काफ़ी कम हो जाते हैं। खाली आप रात को बस घर जाके सोने के लिए जा रहे हो, सुबह आओ ऑफिस, शाम तक ऑफिस बैठो एंड रात को घर जाओ, सो फिर सुबह उठ के फिर आ जाओ। सो ओवरऑल आपका जो सिटिंग आवर्स है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर 8 से 10 घंटे तक आपको एक ही जगह पर बैठ के काम करना पड़ता है। आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक जो है वो रुक जाता है। सो काफ़ी बिजी सीजन होता है, काफ़ी हमें जो है इसके अंदर एक ही जगह पर बैठ के काम करना पड़ता है। सो ये भी एक सेकंड बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग करियर का। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है द एजुकेशन इज ऑन गोइंग। यहाँ पर आपको ज़िंदगी भर बस पढ़ते ही रहना है। नया कोई ना कोई डेली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नए नए तरीके के आपके पास कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएंगे। तो आपका जो स्टडी जो प्रोसेसिंग है वो हमेशा ऑन गोइंग ही रहेगा। आप ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता ही रहेगा। तो आपको एक तरीके से यहाँ पर ये नहीं है कि एक स्टेबिलिटी हो गई कि बस भैया मैंने इतना सीख लिया बस काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको पढ़ते ही रहना है। अकाउंटिंग की जॉब के अंदर नया कोई अमेंडमेंट हर नए साल फाइनेंशियल ईयर में नया फाइनेंस बिल आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो। सो ओवरऑल पढ़ाई काफ़ी है यहाँ पर। सो फोर्थ डिसएडवांटेज जो वो है वन मैन शो है, सब इसी की आके बजाते हैं। अकाउंटेंट जो होता है वो एक बिजनेस के अंदर वन मैन शो है। कैसे वन मैन शो है? वो ही वहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, वही अकाउंटिंग कर रहा है, वही टैक्स जमा कर रहा है, बैंक से संबंधित काम भी उसी को सारे करने हैं, ऑनर से कोऑर्डिनेशन भी उसी बंदे को करना है, सीए से कोऑर्डिनेशन भी उसी बंदे को करना है। सो ओवरऑल आप वन मैन शो हो, आप ही को सारा काम जो है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटेंट ही मैंने बोला ना पिछले अभी एडवांटेज के अंदर कि आप रीढ़ की हड्डी हो।
सो रीढ़ की हड्डी के सारे मूवमेंट, अगर रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट रुक गया तो बंदा रुक जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो वन मैन शो है, सारे काम आप ही को करने हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अकाउंटिंग जॉब के अंदर और जो इसका डिसएडवांटेज है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है डिसएडवांटेज का, वो है टीम कोऑर्डिनेशन इज मस्ट। यहाँ पर आप अपने काम के लिए तो जिम्मेदार हैं ही हैं, अपने असिस्टेंट के काम के लिए भी कई बार आप ही जिम्मेदार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्या एग्जांपल है, अगर चींटी नाक में घुस जाए तो हाथी भी डांस करता है। अगर आपके नीचे वाले बंदे ने, असिस्टेंट्स ने अगर एक भी अकाउंटिंग की अगर रिकॉर्डिंग गलत कर दी या उसने कुछ गलती कर दी तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बॉस जो है वो डायरेक्टली आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, ना कि आपके असिस्टेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये है कि यहाँ पर टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है, टीम से बना के रखना बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट लेवल पे भी अगर गलती होती है तो वो ऊपर तक उस गलती का इम्पैक्ट आता है, बिकॉज अकाउंटिंग में गलती अगर कुछ भी हो गई तो वो सारा मॉनेटरी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड सारे रिस्क हैं। तो इसलिए यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने जूनियर अपने सीनियर दोनों से हमें बना के रखनी होती है। एंड द लास्ट जो डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है वो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। बस एक ही काम, भैया अकाउंट मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सुबह से शाम तक और पूरे साल आप यही करते रहोगे, डेबिट क्रेडिट और बुक्स को ही मिलाते रहोगे। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, कुछ नया नहीं होता है। डेली ऑफिस आओ, घर जाओ और बस ऑफिस में वही डेबिट क्रेडिट, पैसा आया पैसा गया, ये वो अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी बुक से रिलेटेड जो वर्किंग है, सो वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है। यहाँ पर आपको कुछ नया जो है वो नहीं सीखने को मिलता। एक ही जो आपके पास जो लिमिटेशंस रह जाती हैं, बस उसी को लेकर आपको काम करना है, जो बुक्स हैं उसी को लेकर आपको वर्किंग करनी है। सो ये जो मेरे को लगता है अकाउंटिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। फर्दर अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अकाउंटेंट के बीच में अंतर। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ टोटली प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ भी ये नहीं है कि कोई मन धड़ंग बातें हैं, जो प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं इन दोनों पड़ावों से गुजरा हुआ हूँ तो मेरे को पता है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम अकाउंटेंसी के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हम किसी बेस के आधार पर बताऊंगा मैं आपको, किसी कारण के, इनके कारण क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग जॉब को जजमेंट करने के कारण क्या है। तो मैं ये पहले कारण आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया फुल टाइम अकाउंटेंसी और पार्ट टाइम अकाउंटेंसी एक्चुअली है क्या। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये होते क्या है। सेकंड नंबर पे जो हम समझने वाले हैं, किसको कौन नौकरी पर रखता है, फुल टाइम अकाउंटेंट को नौकरी पे कौन रखता है और पार्ट टाइम अकाउंटेंट को नौकरी पे कौन रखता है। जब हम इन बेस को अगर समझ लेंगे तो हमारा एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि फुल टाइम और पार्ट टाइम अकाउंटेंट के अंदर अंतर क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे यहाँ पे समझने वाला जो वो ये है कि कौन सी जॉब कब मिलती है, पार्ट टाइम अकाउंटेंसी की मेरे को जॉब कब मिलेगी और फुल टाइम अकाउंटेंसी की जॉब मेरे को कब मिलेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इनकी सैलरी क्या है, सैलरी भैया फुल टाइम की ज़्यादा है कि पार्ट टाइम की ज़्यादा है, तो ये भी कन्फ्यूज़न आपका अभी दूर होने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वर्क प्रेशर। देखिए पैसा ही सारा कुछ नहीं होता, प्रेशर मेरे पे किस पे कितना ज़्यादा आ रहा है कौन सी जॉब के अंदर, तो वो भी समझना एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी, अगर मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंट हूँ तो मेरी जॉब ज़्यादा सिक्योर है, या फुल टाइम अकाउंटेंट हूँ तो मेरी ज़्यादा जॉब सिक्योर है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल यहाँ पर किसी बेसिस के बिहाफ में बात आपसे करने वाला हूँ कि पार्ट टाइम जॉब अच्छी है कि फुल टाइम जॉब अच्छी है। बेस हमारा क्या है, पार्ट टाइम अकाउंटेंसी और पार्ट टाइम अकाउंटेंसी और फुल टाइम अकाउंटेंसी होती क्या है, किसको कौन नौकरी पर रखता है, कौन सी जॉब कब मिलती है, सैलरी क्या है, वर्क प्रेशर क्या है, एंड जॉब सिक्योरिटी और कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको भी और समझते हैं कि कौन सी दोनों में से कंपैरिजन में बेटर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। फुल टाइम अकाउंटेंट इसका एक ही एम्प्लॉयर होता है और पार्ट टाइम अकाउंटेंट के जो है बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं। ओवरऑल आपको जो एक वर्किंग आवर जो एक दिन के अंदर 8 घंटे हैं वो आपको एक ही जगह पर बैठ के अगर गुजारते हो तो वो आपकी फुल टाइम अकाउंटेंसी, और एक ही आपका एम्प्लॉयर है तो आप फुल टाइम अकाउंटेंट हो। और अगर आप उस 8 घंटे को डिवाइड कर देते हो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर के बीच में तो आप वहाँ पर पार्ट टाइम अकाउंटेंट बन जाते हो। तो मेन जो डिफरेंस है फुल टाइम अकाउंटेंट का ये होते क्या है वो ये है। अब समझते हैं कि किसको नौकरी पर कौन रखता है, कि मैं सीधा फुल टाइम अकाउंटेंट की जॉब पर लूँगा या पार्ट टाइम अकाउंटेंट की जॉब पर लूँगा। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंसी करूँ कि फुल टाइम करूँ। तो भैया इसका पहले मतलब समझो, फिर आप अपने आप से पूछो कि आप क्या कर सकते हो। तो देखिए फुल टाइम अकाउंटेंट जो है किसको कौन नौकरी पर रखता है। फुल टाइम अकाउंटेंट को एक स्मॉल साइज कंपनी में नौकरी पर रखती है, एक मीडियम साइज कंपनी में नौकरी पर रखती है और बिग साइज कंपनी में नौकरी पर रखती है। मतलब फुल टाइम अकाउंटेंट के लिए जो है वो एक स्मॉल भी नौकरी पर रख सकता है उसको, एक मीडियम साइज कंपनी भी नौकरी पर रख सकती है और बिग साइज कंपनी या फर्म। मैंने दोनों का यहाँ पर नाम लिखा है, कंपनी या फर्म। सो यहाँ पर हमें फुल टाइम अकाउंटेंट को ये लोग नौकरी पर रख सकते हैं। पार्ट टाइम अकाउंटेंसी वाले सीन में क्या होता है, ओनली स्मॉल एंड इन सम केस मीडियम साइज फर्म। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंपनी वर्ड हटाया है, जो यहाँ पर एक कंपनी वर्ड लिखा हुआ है फुल टाइम अकाउंटेंट वाले ऑप्शन में कंपनी वर्ड भी लिखा, पर पार्ट टाइम वाले में मैंने कंपनी वर्ड हटा दिया। तो पहली बात, पार्ट टाइम को कोई भी कंपनी कभी हायर नहीं करती है, कंपनी को एक फुल टाइम बंदा चाहिए होता है।
पार्ट टाइम जॉब किसके लिए होती है? खाली स्मॉल फर्म्स के लिए, जो स्मॉल, जिनका टर्नओवर काफ़ी कम है, जिसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी कम है, सो वो लोग इनको पार्ट टाइम को हायर करते हैं। कभी भी कोई बड़ी कंपनी है जिसका ठीक ठाक बिजनेस है, जिसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी है, वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट को हायर ही क्यों करेगी? वो आएगा बंदा 1 घंटे के लिए, उसको बंदा चाहिए 8 घंटे के लिए, तो वो हायर नहीं करेगी। तो पहले ये मेन डिफरेंस समझो कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब मांगने जाना कहाँ है, फुल टाइम जॉब मांगने जाना कहाँ है। तो किसको कौन नौकरी पर रखता है? फुल टाइम के लिए सारे द्वार खुले हुए हैं। स्मॉल साइज कंपनी भी रखती है, कई बार उसको मीडियम साइज भी रखती है और बिग साइज भी रखती है। पार्ट टाइम को अधिकतर स्मॉल कंपनीज रखती है जिनके ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, वो पार्ट टाइम को अपने यहाँ पर जॉब पर रखते हैं। या फिर कुछ केस के अंदर मीडियम साइज फर्म भी रखती है। वो कौन सा केस होता है? जबकि वो एक असिस्टेंट तो उन्होंने रख लिया होता है, एक अकाउंट असिस्टेंट रख लिया होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है, जो टैली वैली चला लेता है, पर रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए क्या होता है, एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट उनके पास आया था जो कि रिटर्न को फाइल करके चला जाता है, या उनका सुपरवाइज करके उसके एंट्रीज वगैरह को चेक करके वो चला जाता है। सो ये जो मेन डिफरेंस है वो ये है। अब समझते हैं कि कौन सी जॉब कब किसको मिलने वाली है। सो फुल टाइम जॉब किसको मिलती है? फ्रेशर को मिल सकती है और एक्सपीरियंस दोनों को ही मिलती है। तो फुल टाइम जॉब किस किस के लिए? फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए। जबकि पार्ट टाइम जॉब किसके लिए होती है? ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। पार्ट टाइम जॉब कभी भी आप अगर फ्रेशर हो तो आपको कोई नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि वो चाहता है कि जो बंदा मेरे पास आए वो मेरे 5 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा के चला जाए, या 1 घंटे में निपटा के चला जाए, या हर ऑल्टर डे पे आके मेरे पास काम को निपटा के चला जाए। तो वहाँ पर कोई फ्रेशर बंदा नहीं जाएगा। उस बंदे को क्या चाहिए? पार्ट टाइम वाले को रिटर्न फाइल करनी आनी चाहिए, पार्ट टाइम वाला एकदम परफेक्ट होना चाहिए बंदा, वो सारे काम को स्पीड में वर्क कर सके। तो वहाँ पर आपको फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी। और फुल टाइम क्या होता है? फुल टाइम के अंदर आप कहीं पे सीनियर अकाउंटेंट काफ़ी है, या टीम वर्क है पूरी 8-10 अकाउंटेंट है, तो वहाँ पर एक फ्रेशर बंदा भी चल जाता है जो कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फुल टाइम अकाउंटेंसी एक फ्रेशर बंदा भी कर सकता है और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी कर सकता है। एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो सीनियर अकाउंटेंट बन जाता है, फ्रेशर होता है तो वो अकाउंट असिस्टेंट बन जाता है। पार्ट टाइम वाले केस में आप ही सीनियर अकाउंटेंट होते हो और आप ही अपने असिस्टेंट होते हो, तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं कि इन दोनों की सैलरी क्या है। तो सैलरी जो है फुल टाइम अकाउंटेंट की, अगर वो फ्रेशर है तो 15,000 से स्टार्ट होती है पर मंथ, जो स्टैंडर्ड सैलरी इस समय चल रही है। हो सकता है कुछ जगह पे कम भी हो, 8-10 हज़ार रुपये हो, बट बेसिकली जो सैलरी जो चल रही है 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी चल रही है, जो कि 50,000 रुपये पर मंथ तक की ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जॉब टाइमिंग होगी आपकी 8 घंटे की। और अगर इसी की दूसरी तरफ चले तो पार्ट टाइम अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है कि 3 से 5,000 रुपये पर घंटे के आपको मिलते हैं। आप अगर डेली अगर किसी फॉर्म में अगर काम करने जाते हैं तो 1 घंटे के हिसाब से आपको 3 या 5,000 रुपये के हिसाब से मिलता है। अब ये जो पार्ट टाइम के अकाउंटेंसी के अंदर हो सकता है कि आप ऑल्टर डेज में जा रहे हो, हर हफ्ते में एक बार जा रहे हो, तो वो पैसा लगभग इसी तरीके से डिवाइड होता है। अगर आपको 3 से 5,000 रुपये डेली जाने पे मिल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे महीने में एक बार जाओगे तो आपको हो सकता है 1,500 रुपये मिले या 2,000 रुपये मिले। अगर आप हफ्ते में एक बार जा रहे हो तो हो सकता है वो 3,000 रुपये। तो ओवरऑल जो आपका जो एवरेज निकलेगा वो ये निकलेगा 3 से 5,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको वहाँ पर सैलरी मिलती है। और आपकी जो टाइमिंग होती है वो 8 से 9 से 10 घंटे तक भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जब चलते हो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचने तक आपको एक ही सिटी में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो वो जो आपका टाइम जो बीच में वेस्ट हो रहा है उसका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, उसका आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर टाइमिंग जो हमारी 1 से 2 घंटे की है वो ट्रैवलिंग में गुजरती है। जबकि आप फुल टाइम अकाउंटेंसी अगर कहीं पे कर रहे हो तो वहाँ आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी होती है, वहाँ आपको एक जगह पर जाके काम करना है, तो आपकी ट्रैवलिंग वाला टाइमिंग बचता है। पार्ट टाइम अकाउंटेंसी में आपकी 1 से 2 घंटे की ट्रैवलिंग में टाइमिंग निकल जाता है पूरे दिन में इधर उधर भागा दौड़ी के अंदर। तो यहाँ पर आपको 3 से 5,000 रुपये पर घंटा पड़ता है ऑन एन एवरेज, चाहे वो आप ऑल्टर डे पे निकाल लो चाहे वो वीकली निकाल लो। तो 3 से 5,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको मिलता है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 8 से 9 घंटे के अंदर तो करीब शुरुआती तौर पर 24,000 रुपये या मैक्सिमम 40 से 45,000 रुपये के आसपास की सैलरी होती है। तो इस केस के अंदर अगर आप पार्ट टाइम के अंदर अगर आप थोड़े बहुत जानकार हो, फुल एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आपको वो 3,000 रुपये 2,500 रुपये पर घंटे के हिसाब से दे देगा। या आप हफ्ते में एक बार जा रहे हो तो इस हिसाब से आपको जो सैलरी मिलेगी वो करीब ऐसे ही मिलेगी, 20-25 से लेकर 40,000 रुपये या 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आप वहाँ पर गेन कर सकते हो। और फुल टाइम अकाउंटेंसी के अंदर आपकी शुरुआत 15 से होती है, हर साल इंक्रीमेंट लगते हुए या धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो तो 45 से 50,000 रुपये 60,000 रुपये तक सैलरी ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। तो सैलरी का मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में। कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्ट टाइम में हम ज़्यादा कमा लेते हैं, पर वो बात घुमा के वहीं पड़ती है, आपको वहाँ वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये मेरे को लगता है कि बेसिकली डिफरेंस सैलरी का है। वर्क प्रेशर फुल टाइम अकाउंटेंसी के अंदर वही एवरेज वर्क प्रेशर होता है, नॉर्मल वर्क प्रेशर होता है, कोई बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं, वही डे टू डे अकाउंटिंग वर्किंग करनी होती है, डेली एक जगह पे जाके बैठना होता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। और पार्ट टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका प्रेशर एवरेज तो होता ही है, साथ में काफ़ी हाई भी आपका जो है वो
प्रेशर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको भागा दौड़ी बहुत करनी है इसके अंदर, आपको एक जगह से दूसरी जगह भागना है। दूसरा सीनियर अकाउंटेंसी वाला वर्क है। अब जैसे रिटर्न का टाइम आ गया तो रिटर्न के टाइम पे आपको सब जगह पे जाके मैनेज करना है। रिटर्न का टाइम सभी फर्मों के लिए एक ही तारीख है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भागा दौड़ी सब जगह पे, और लास्ट टाइम पे सब जो है आपके एम्प्लॉयर आपको डाटा देते हैं। तो इस केस के अंदर आपकी भागा दौड़ी है, आपको प्रेशर काफ़ी लेना पड़ सकता है जब बैलेंस शीट के समय आते हैं, या जो भी हमारी जो डेडलाइंस होती हैं, जो भी हमारी ड्यू डेट्स होती हैं, उस समय पे जो एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट को काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। जबकि फुल टाइम अकाउंटेंट का क्योंकि नॉर्मल है, एक ही जगह उसको जाके बैठना है, तो वो अपना काम धीरे धीरे निपटाता रहता है। तो मैं समझता हूँ वर्क प्रेशर जो है वो पार्ट टाइम वाले केस में ज़्यादा है, और फुल टाइम वाले केस में जो है वर्क प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। हाँ जी, जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो भैया फुल टाइम वालों का कहना यह है कि हमारा तो एक ही सहारा है, वो तो एक ही जगह काम करें, तो उनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो एक ही जगह पर डिपेंडेंट है। और पार्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि अपने पास काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास 10, 15, 20, 25 एम्प्लॉयर है। सो अगर एक जाता भी है तो उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता। सो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है पार्ट टाइम अकाउंटेंसी के अंदर, कि आपके पास एक ही बंदे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। फुल टाइम के अंदर हमारी डिपेंडेंसी एक ही बंदे के ऊपर होती है। तो ये इसका जो है माइनस पॉइंट है, और पार्ट टाइम का जो है वो प्लस पॉइंट है। तो कौन सी जॉब ज़्यादा अच्छी है? तो यार मैंने तो आपको पॉइंट दे दिया, अब आप अपने आप एनालिसिस कर दो कौन सी जॉब अच्छी है। तो मेरा कहना तो यही है कि फुल टाइम अपने कारणों से अच्छी है, और पार्ट टाइम जॉब अपने रीज़न से अच्छी है। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने चार्ट बनाया है, कौन किसको रखता है, किसकी सैलरी क्या होती है, किसको कब जॉब मिलती है, आशा करता हूँ ये वाली कहानी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अदर वीडियो से थोड़ा सा हट के मैंने बनाया है, खाली ये नहीं कि पार्ट टाइम की तारीफ की हो या फुल टाइम की तारीफ की हो। तो दोनों के अपने कुछ रीज़न है, उन्हीं दोनों के बिहाफ पे आप जज कर सकते हो कि आपको पार्ट टाइम अकाउंटेंट बनना है या आपको फुल टाइम अकाउंटेंट बनना है। तो चलिए अब बारी आती है मेरी कुछ अपने ओपिनियन की, मेरी कुछ अपनी एडवाइस की, जो आपको एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये है कि एक अच्छे अकाउंटेंट के पास ईमानदारी का गुण होना अनिवार्य है। अगर आप एक ईमानदार अकाउंटेंट हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे अकाउंटेंट बनेंगे, आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनेंगे। तो सबसे पहला गुण जो है वो आपके पास होना चाहिए ईमानदारी अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ फाइनेंशियल होने वाला है। सो आपको एक ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा सकते हो, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बदनामी ही मिलने वाली है। सो एक अच्छे अकाउंटेंट का जो मेन इंपॉर्टेंट जो गुण है वो है उसकी ईमानदारी। तो चलिए दूसरा गुण एक अंदर अच्छे अकाउंटेंट के अंदर क्या होना चाहिए कि कंप्लीट अकाउंटेंट बनो। आप केवल टैली ERP9 को चलाना मत सीखो। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट, एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना है तो खाली आप टैली चलाना मत सीखो। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये सारी डिटेल आप कहाँ ले सकते हो? काइंडली वॉच कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको सारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। ये नहीं कि आप खाली टैली चलाना सीखो वहाँ पर। तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छे अकाउंटेंट के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो खाली टैली ERP9 चलाना ना जानता हो, उसे कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाए तो वो उसको रन कर सके, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो आप कंप्लीट अकाउंटेंट बनो, केवल टैली ERP9 चलाना मत सीखो। ये मेरी आपको एक एडवाइस है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं समझता हूँ किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझो, फिर रिकॉर्ड करो, कभी गलती नहीं होगी। आप अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ गए, देखो मैंने अभी तक जितनी वीडियो बनाई है मैं ये गाना जरूर आपके साथ गाता रहता हूँ कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? 4 तरीके के, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। किसी भी ट्रांजैक्शन में ये 4 ही चीज़ हो सकती है, 5वीं चीज़ है ही नहीं अकाउंटेंसी के अंदर। आपने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करा, आपको ये पता लग रहा है कि ये मेरे लिए इनकम है, अगर आपने उसको इनकम की तरह ट्रीट करा अपनी बुक्स में, तो आपसे गलती कभी होगी ही नहीं। अब जैसे TDS की बात करें, अब मेरी सैलरी के ऊपर TDS कटा, अगर मेरे को सैलरी मिलनी थी, मेरे ऊपर TDS कटा, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए असेट्स है, क्योंकि वो TDS मेरे को रिफंड होगा। जिसने काटा उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। अब वो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डाल ले, करंट लायबिलिटी में डाल ले, या सन्ड्री क्रेडिटर में डाल ले, किसी भी लायबिलिटी में डाल ले, तो उसका ट्रांजेक्शन गलत नहीं होने वाला। थोड़ा सा रिपोर्ट्स में अंतर आ जाएगा कि उसकी रिपोर्ट एकदम फिल्टर होके नहीं आएगी, पर लायबिलिटी जाएगी। तो लायबिलिटी वाले कोने में ना भाई, आप एक गिलास को रसोई में आपको रखना है, आप उसको रसोई में चाहे वो गिलास रखने वाली जगह पर रख दो, चाहे और किसी जगह पर रख दो, पर आपने रखा तो उसको सही जगह पे है। सो वो एक सफाई वाले पहलू से देखे तो हो सकता है कि आपको गिलास वाले बॉक्स के अंदर रखना था, पर वो गलत नहीं है अगर आपने उसको रसोई के अंदर भी रख दिया। तो इसी तरीके से अगर आपने लायबिलिटी को लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया, इनकम को इनकम में रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो डायरेक्ट इनकम में करो चाहे इनडायरेक्ट में करो, हालांकि वो चाहे डायरेक्ट इनकम थी आपने इनडायरेक्ट में रिकॉर्ड कर दी, तो आपकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, आपकी बैलेंस शीट खराब नहीं हो रही है, आपकी बुक्स खराब नहीं हो रही है। अगर आपको इनकम को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एडवांस टैक्स मैंने पे करा तो मेरे लिए क्या है? असेट है, मैंने असेट्स की तरह उसको रिकॉर्ड कर दिया। मैं करंट असेट्स में डाल दूँ, फिक्स्ड में डाल दूँ, या और किसी प्रोविजंस में डाल दूँ, तो कोई मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। सो अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले
नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ गए तो सबसे पहली बात तो आपके लिए एंट्री करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। दूसरी, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, ये आप मुझसे लिखवा के रख लो, आप इसको एक्सपीरियंस करके देख लेना। इसके लिए आप हमारी वीडियो नंबर 2 देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, एक सीनियर या अच्छे अकाउंटेंट वही है जो कम से कम इन तीनों की अकाउंटिंग का ज्ञान रखता हो। आप एक अच्छे अकाउंटेंट या एक सीनियर अकाउंटेंट तभी बन सकते हो, आपको अपनी जॉब सिक्योर तभी लग सकती है जब आप इन तीनों यूनिट्स की अकाउंटिंग को जानते हो। ट्रेडिंग यूनिट की भी अकाउंटिंग, ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे खाली सामान को खरीदा बेचा जाता हो वो। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर सामान को खरीद के उसकी फॉर्म को चेंज करके उसको बेचा जाता हो, सो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। सर्विस सेक्टर जहाँ पे सामान को ना बेचा जाता हो, सर्विसेज को बेचा जाता हो। सो इन तीनों यूनिट की अकाउंटिंग हमने अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर सिखाई है। तो ये तीनों यूनिट की अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए। इसके लिए आप हमारी 3rd, 4th एंड 5th वीडियो इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और इस कोर्स की 3rd, 4th एंड 5th वीडियो जो है वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं समझता हूँ किसी एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट का होना चाहिए वो है किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करते समय उसके जीएसटी को जो है वेबसाइट पर जाकर जरूर वेरीफाई करें और देखें कि वह मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है और उसका रिटर्न फाइल स्टेटस क्या है। देखिए बेसिकली जीएसटी का ज़माना है, अकाउंटेंट यही परेशान रहते हैं हर समय कि भैया मैं आईटीसी क्लेम करूँ कि नहीं करूँ, 10% वाला क्लॉज तो नहीं है, 20% वाला क्लॉज तो नहीं है, वो मंथली रिटर्न फाइल करता है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है। तो सबसे बेटर तरीका है किसी पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हो उस समय आप सबसे पहले उसके जीएसटी को वेबसाइट पर जाओ, वेरीफाई करो, ये चेक करो कि वो मंथली रिटर्न फाइल करने वाला है, क्वार्टरली है, या उसका रिटर्न फाइल स्टेटस क्या है। तो मैं इसका एग्जांपल आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस के ऊपर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने वेबसाइट पर लॉगिन करा, लॉगिन नहीं करा मैं, यहाँ पर एक सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पे आया, मेरे पास एक जीएसटी नंबर है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यही मिल जाएगी अभी, कि वो रेगुलर का डीलर है कि वो क्या है, अभी देख लेते हैं। देखिए ये पार्टी का मैंने जीएसटी नंबर को सर्च करा, मेरे पास उस बंदे के मालिक का नाम आ गया, उसकी फर्म का नेम आ गया, मेरे पास कहाँ का है वो ये पता लग गया, आगरे का है ये पता लग गया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है ये पता लग गया, टैक्स पेयर कैसा है, देखिए रेगुलर है, यहाँ पे क्लियरली लिखा आ गया कि वो टैक्स पेयर कैसा है भैया, रेगुलर का टैक्स पेयर है। तो यहाँ पे मेरा एक कन्फ्यूजन वाला दूर हो गया। ठीक है, जीएसटी नंबर उसका क्या है, एक्टिव है, फर्म कैसी है, प्रोप्राइटरशिप है, मालिक का नाम क्या है वो ये मेरे को पता लग गया, फर्म का नाम क्या है वो मेरे को ये पता लग गया। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मेरे को पता लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जीएसटी नंबर को जरूर सर्च करो। दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो मंथली फाइल करने वाला है कि क्वार्टरली फाइल करने वाला है, तो नीचे आके मैं शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक कर दूंगा। शो फाइलिंग टेबल पे मैं देखूंगा कि भैया पहली बात तो वो बंदा कैसा है, क्योंकि देखो जीएसटी में आप जिससे व्यापार कर रहे हो गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि आप उस व्यक्ति से व्यापार करो जो कि व्यापार अच्छे से कर रहा है। अगर वही रिटर्न फाइल नहीं करता, आपको अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही पता लग गया और अपने ऑनर को आप इन्फॉर्म कर दो कि भैया बंदे का जो रिटर्न फाइल स्टेटस है बड़ा गंदा है, अभी तक उसने पिछले 6 महीने की रिटर्न ही फाइल नहीं की, तो आप उससे व्यापार करोगे क्यों? अगर आपको उसके परचेजेस के ऊपर आईटीसी मिलने ही नहीं वाली है तो आप परेशान हो क्यों रहे हो? आप उससे व्यापारी मत करो ना, आप मार्केट में दूसरा कोई सप्लायर देखो। सबसे पहले आप उसका फाइलिंग स्टेटस देखो। तो देखिए यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस क्या है, इस बंदे की रिटर्न सारी टाइम पे फाइल हो रही है। मार्च की रिटर्न अप्रैल में फाइल हो गई, फरवरी की मार्च में हो गई, जनवरी की फेब में हो गई, तो सारी रिटर्न एक तो अप टू डेट है, पहली बात। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि भैया इसका जीएसटी 1 का फाइल होता है, क्योंकि जीएसटी 1 के ब्याह पे मेरे को क्या मिलने वाला है, आईटीसी मिलने वाली है। तो देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि जीएसटी 1 कैसे फाइल होती है। अब देखिए पहली जीएसटी 1 इसने कब फाइल की, सितंबर में फाइल की, तो मतलब इसने अप्रैल में जून की तो जीएसटी 1 फाइल ही नहीं की। इसका मतलब है क्वार्टरली वाला है। क्यों है? क्योंकि इसने सीधा क्वार्टर एंड में की। दूसरी इसने रिटर्न फाइल कब की है, देखिए दूसरी रिटर्न इसने जीएसटी 1 की, मतलब यहाँ पे पक्का हो गया, श्योर हो गया कि ये मंथली रिटर्न फाइल करने वाला नहीं है। तो मेरे को रोजाना हर मंथ में जाके जीएसटी 2 में इसका रोने की जरूरत नहीं है कि इसकी आईटीसी नहीं आई साहब, इसकी आईटीसी नहीं आई। भाई आईटीसी आएगी कहाँ से, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है, तो तुम्हारे पास आईटीसी आएगी क्यों? ये देखिए ये मार्च में जाके उसने सीधी रिटर्न एक और फाइल की है। तो यहाँ पर हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि बंदा क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला है कि वो मंथली रिटर्न फाइल करने वाला है। इससे ये भी पता लग रहा है कि उसका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से नीचे होगा, जब भी वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है। तो कोई बंदा आके हमसे लंबी गप्पे भी मारे कि भाई साहब मेरी फर्म का टर्नओवर बहुत तगड़ा है बिजनेस को लेने के लिए, तो आप वहाँ पे 2 मिनट में उसकी कमी को पकड़ सकते हो। वो कहता है मैंने रिटर्न फाइल कर दी, आप कह रहे हो 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सामने वाले पार्टी कह रहे रिटर्न फाइल कर दी, तो आप यहाँ पे आके तुरंत चेक कर सकते हो कि उसने रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करी है। अब देखिए मैं आपको दूसरी एक कंपनी है उसका मैं दिखाता हूँ आपको जो मंथली रिटर्न फाइल कर रही है। मंथली रिटर्न फाइल करने वाला उसका मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस कैसे हम देख सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि मंथली फाइल करने वाला है। ये देखिए अब हमने एक जीएसटी नंबर और सर्च करा,
यहाँ पे देखिए अगर मेरे को सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बंदा क्या है। देखिए पहले नाम, ट्रेड का नेम ये है, मतलब ये कि कंपनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मालिक का नाम लिखा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंपनी है, प्रॉपर्टरशिप नहीं है। यहाँ पे कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में लिखा गया कंपनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, टैक्स पेयर टाइप कैसा रेगुलर है, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिल गई। अब इसका शो फाइलिंग टेबल हम करके एक बार देखते हैं कि इसके फाइलिंग की स्टेटस क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसने दिसंबर की रिटर्न फाइल करी है, जूम कर देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर क्या है, GST 1 पहले कब फाइल किया, दिसंबर का फाइल किया, देन जनवरी का फाइल किया, मतलब मंथली रिटर्न फाइल करने वाला, देन इसने फरवरी का GST 1 फाइल किया। तो यहाँ पर क्लियरली पता लग गया हमें कि फाइल करने वाला बंदा कैसा है, मंथली रिटर्न फाइल करने वाला है GST 1। तो यहाँ पर हमें दिक्कत ही नहीं होगी, हम चेक कर सकते हैं कि मंथली फाइल करने वाला है कि रेगुलर फाइल करने वाला है कि कंपोजिशन वाला है कि नहीं है। तो गाइस इस तरीके से जो है हम पता लगा सकते हैं। किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करने से पहले उसका GSTN वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें और देखें कि वह मंथली फाइल करने वाला है, क्वार्टर रिटर्न फाइल करने वाला है, तो उस रिटर्न का फाइल स्टेटस क्या है। और अपने ऑनर को आप तुरंत इन्फॉर्म करें कि भैया इसका तो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ये है, हमें इससे व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप पहले ही ट्रांजेक्शन में उसको एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको फर्दर दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो नंबर 6 हमारी एक बार चेक कर सकते हैं। GST में ITC क्लेम करने से पहले ये देखें कि मेरे पास वैलिड इनवॉइस है या नहीं। जो अकाउंटेंटों की प्रॉब्लम रहती है कि भैया मैं ITC क्लेम करूँ या नहीं करूँ, तो GST एक्ट के अनुसार आप उसी की ITC क्लेम कर सकते हो जिसके पास आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास जिसके आप ITC क्लेम कर रहे हो उसका वैलिड इनवॉइस हो आपके पास एंड है या नहीं। साथ में ये भी चेक करें कि इनवॉइस प्रॉपरली स्टाम्प और साइन होना चाहिए। खाली आपके पास मेल पे आया हुआ इनवॉइस नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फर्म के सिग्नेचर और स्टाम्प लगा होना चाहिए। फिर GSTR 2A से रिकंसल करें। पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए वैलिड इनवॉइस का। अगर आपकी GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो भी आप ITC को क्लेम कर सकते हो। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होगा GSTR 2A में, उसका रीज़न यही है। GSTR 2A में रिफ्लेक्ट ना होने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो हो सकता है मंथली रिटर्न फाइल करने वाला ना हो, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाला हो, आप मंथली रिटर्न फाइल करने वाले हो, तो उसका मैच होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं उसके अंदर। उसके अकाउंटेंट ने हो सकता है रिटर्न फाइल करना भूल गया, उसके अकाउंटेंट ने आपका GST नंबर गलत डाल दिया हो। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सरकार से बहस चल रही है, इसलिए उसने 10% वाला क्लॉज अभी आगे सितंबर तक आगे जो है उसको कर दिया। अभी आपको 10% वाले क्लॉज में डलने की जरूरत ही नहीं है ITC का। तो आप एक ITC को क्लेम कर सकते हो किसके ब्याह पे, एक वैलिड इनवॉइस के ब्याह पे आप अपनी ITC को क्लेम कर सकते हो। सातवां जो मेरा एक अपना ओपिनियन है वो ये है कि बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते समय आप पिछली बैलेंस शीट को जरूर पढ़ो। अब लोगों का कमेंट आता है भैया बैलेंस शीट फाइनल करना सिखाओ। मैं हालांकि ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस के ऊपर डाल चुका हूँ, पर सबसे बेस्ट तरीका आप पिछली बैलेंस शीट को उठाओ ना फॉर्म की। अगर आप अकाउंटेंट हो जो कि बैलेंस शीट फाइनल करने जा रहा है तो उसे पिछली बैलेंस शीट भी पढ़ने आती होगी। पिछली बैलेंस शीट अगर आपको पढ़ने आ रही है तो आप काफ़ी चीज़ें तो वहीं से समझ जाओगे। और सबसे पहले आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस आपके इस साल की ओपनिंग बैलेंस होनी चाहिए। पहले तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंडिकेटर डेटर के स्टेटमेंट को चेक करो, लॉन्स के स्टेटमेंट को चेक करो, पार्टीज के स्टेटमेंट को चेक करो, हो गया आपका काम। NP को चेक करो, GP को चेक करो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आप चेक करो, फिक्स्ड एसेट्स वाले कॉलम को एक बार चेक करो, क्लॉज को चेक करो उसको। तो आप पिछली बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ें, आपकी नई बैलेंस शीट आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि वही अकाउंटेंट बैलेंस शीट को बनाने जा रहा होगा जो थोड़ा बहुत सीनियर लेवल पे होगा। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी सीनियर लेवल पे होगा तो उसे बैलेंस शीट तो पढ़नी आती होगी। सो मेरी एडवाइस आपको यही है कि जो भी बैलेंस शीट का गाना गाते रहते हो, पहले आप उस फर्म की पिछली बैलेंस शीट को पढ़ो, पिछले डाटा को पढ़ो, तो आपको इस साल की बैलेंस शीट बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, कोई मन धड़ंग बातें नहीं है। तो आप इसके लिए वीडियो नंबर 7 हमारी देख सकते हैं। 8th जो मेरा पास पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि आपके द्वारा की गई मेहनत कभी खराब ना हो, इसलिए टैली डाटा को एक प्रॉपर एक्सपर्ट लेवल पे मैनेज करना जरूर सीखें। उसके लिए आप हमारी वीडियो नंबर 8 देख सकते हैं। खाली आपको बैकअप और रिस्टोर वाली कहानी नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा टैली में बहुत कुछ होता है। आप अपने डाटा को कैसे मैनेज कर सकते हो वो हमने वीडियो नंबर 8 के अंदर आपको बताया। सो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो 9th मेरा पॉइंट है वो ये है कि एक अच्छे अकाउंटेंट को टैक्सेस, GST, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS, कस्टम एक्सेट्रा के पेमेंट और नेट बैंकिंग की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप खाली किसी फर्म के अंदर अकाउंटिंग करते समय डेबिट और क्रेडिट करने ही नहीं जा रहे, आपको और भी इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एडवांटेज डिसएडवांटेज में 1 मैन शो है। तो आपको वेबसाइट को रन करना भी आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की वेबसाइट कौन सी है, मेरे को कहाँ से जाके क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
कौन सा अपडेट कहाँ पे आ रहा है, किस सेक्शन में कौन से अपडेट्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स में क्या अपडेट्स आ रहे हैं जो कि यूज़फुल हैं। अपडेट्स भी बहुत सारे होते हैं पर जो बेसिकली आपके लिए यूज़फुल अपडेट्स हैं वो सब आपको उसकी कहानी पता होनी चाहिए। तो एक अच्छे अकाउंटेंट को टैक्सेस की जानकारी होनी चाहिए, वो जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस, कस्टम, इनके टैक्सेस के पेमेंट ऑनलाइन कर सके, आरटीजीएस, एनईएफटी ये कर सके, साथ में उसे किसी भी डिपार्टमेंट की वेबसाइटों का पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी वीडियो नंबर 9 देख सकते हैं। देखिए मैंने इसलिए इस कोर्स को शुरुआत करा था, तो कंप्लीट अकाउंटेंसी का नाम दिया था। मैं यहाँ पे टैली नहीं सिखाई आपको, मैंने आपको टैली तो खाली 5 वीडियो में शुरुआत में ख़त्म कर दी थी। सो उसके बाद मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सब एक्सपर्ट लेवल पे सिखा रहा हूँ। सो ये मेरा एक पॉइंट है कि भैया आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखें। 10th पॉइंट, जीएसटी एवं इनकम टैक्स संबंधित अपडेशन को हमेशा लेते रहें। उस अपडेशन को आप कैसे लोगे, जब आप उनकी वेबसाइट आपको पता होगी। तो वेबसाइट मैंने 9th नंबर अपनी वीडियो के अंदर सारी वेबसाइटों का आपके साथ खुलासा करा है। तो मैं ये समझता हूँ कि भैया ये इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन सकेंगे। सो इस वीडियो में अभी तक हमने ये आपके साथ शेयर कर लिया। नंबर 1, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग करियर। नंबर 2, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटेंसी। नंबर 3 के मेरे अपने कुछ व्यूज़ जो मैंने आपको बताया। अब जो है आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, आर अपकमिंग एंड रनिंग कोर्स ऑन यूट्यूब। हमारे कौन से कोर्स जो अभी रन चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और हमारे आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए क्रिएट करने वाला हूँ, बेसिकली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और मैं वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दूंगा। हालांकि अभी टेलीग्राम ग्रुप हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो टेलीग्राम पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। जो भी हमारी वीडियो जो हम नहीं बना पाते, जिनके छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं, वो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। साथ में मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ और आपको वहाँ पर आप सब्सक्राइब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो सारी हमारा अपनी एक टीम बन जाएगी पूरी तरीके से। देखिए मेरी प्लानिंग बहुत लंबी है, मैं आपको यहीं पे आपकी कमाई के साधन भी देने वाला हूँ कि आप कमाओगे कैसे। अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी आपके पास ऐसी चीज़ें भी लेके आने वाला हूँ कि आप मेरे वीडियोस के थ्रू ही मैं आपको यहाँ पे कमाई के जरिए भी आपको काफ़ी बताने वाला हूँ कि आप कैसे कमाई भी कर सकते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर आने वाली, अगर प्रभु ने चाहा तो हम इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। कब बनाऊंगा डेट अभी डिसाइड नहीं है, पर जल्दी बनाऊंगा, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर और गेन हो जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। तो उसके लिए वीडियो को शेयर टाइम से करते रहा करो, तो जितने लोग ऐड होंगे तो फिर मैं जो है ग्रुप बनाने की एक पहल को शुरुआत करने वाला हूँ। वहीं पर मैं आपको कमाई के जरिए भी बताने वाला हूँ। तो ये मैं एक खुशखबरी बहुत बड़ी आपको अनाउंस कर रहा हूँ। सेकंड जो है हमारी अपकमिंग जो वीडियो होगी वो होगी एक हम सिंगल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट अकाउंटेंसी सिखाएंगे। करीब 3-4-5 घंटे की वीडियो होगी, तो आप सिंगल वीडियो के अंदर ही सारा कुछ सीख जाओगे, टॉपिक बाई टॉपिक सारी चीज़ें कवर होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा हम इनिशिएट लेने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपके सामने वीडियो आएगा। सेकंड हमारी एक न्यू सीरीज आएगी 10 का दम, जिसके अंदर हम मैक्सिमम वीडियो लेंथ जो होगी वो 10 मिनट्स होगी। उसी के अंदर हम टैली के सारे इंपॉर्टेंट और जो शॉर्टकट जो ट्रिक्स हुआ करेंगी वो वहाँ पे सीरीज आपको साथ शेयर करा करेंगे। वीडियो मतलब आपका समय भी व्यर्थ ना हो और आप चीज़ें भी काफ़ी जल्दी जो है वो नॉलेज उसकी गेन कर लो। तो 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही हम आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। तो ये नई सीरीज़ जो है हमारी वो स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी। एंड जो तीसरा काम होगा वही हमारा होगा कि टॉपिक्स विल बी सिलेक्टेड बाय पोलिंग सिस्टम ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट से ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे करोगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, वहाँ पर आप टेलीकॉम एंड इंस्टीट्यूट को सर्च करो, तो आप वहाँ पर आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लो। तो हम जो आने वाले समय में जो वीडियो को टॉपिक लेंगे वो अपने व्यूअर से सिलेक्ट करवाएंगे, हम उन्हें देंगे ऑप्शन, वो जो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा पोल होंगे, जिस पर सबसे ज़्यादा वोट होंगे, उसी वीडियो का जो है हम उसी टॉपिक का जो है हम वीडियो को लॉन्च करा करेंगे, उसी वीडियो को हम पोस्ट करा करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करें। फोर्थ जो हमारा एक रनिंग कोर्स चल रहा है वो इनकम टैक्स कोर्स हम लाने वाले हैं। उसके अंदर हम लाइव डेमो दिखाएंगे आपको, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दिखाएंगे, बिजनेस की, प्रोप्राइटरशिप की, ये सारी हम रिटर्न फाइल करना आपको लाइव सिखाया करेंगे, वहाँ पर इनकम टैक्स की नॉलेज देंगे। फिफ्थ वीडियो हमारा टीडीएस का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। टीडीएस का कोर्स जो है वो ऑलरेडी रनिंग वीडियो में है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ईपीएफ ईएसआईसी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है लाइव, ईपीएफ और ईएसआईसी की रिटर्न फाइल करना हम सिखा रहे हैं, तो वो कोर्स आप जाके देख सकते हो। 7th फ्री जीएसटी कोर्स हमने ऑलरेडी चलाया हुआ है, काफ़ी रिटर्न हमने फाइल करना सिखाई है, जीएसटी को रिकंसाइल करना सिखाया। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी जो है चैनल पे ऑलरेडी रनिंग है। तो ये हमारी आने वाले समय की प्लानिंग है। सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपने इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखा होगा। पूरे कोर्स में 10 वीडियोज़ में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के लास्ट में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी, 10 वीडियो आपको कैसे लगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।